अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज की। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 12 दिनों से एहतजाजी धरना जारी है। धरने में सूबे भर के सरकारों से आए हुए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस की बड़ी तादाद शरीक है। मुजाहिरीन का मुतालिबा है कि हुकूमत पंजाब ने उनके मुतालिबात पर कान धरने की बजाय मुसलसल वादा खिलाफियाँ की हैं। मुजाहिरीन ने आज अपने धरने को तौसीह देते हुए वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर की जानिब मार्च शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की, जिस पर सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार आमने सामने आ गए और दोनों जानिब से शदीद धक्कम पेल के मनाजिर भी देखने को मिले हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन को करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से भी नारेबाजी की गई और सड़क को ब्लॉक करने का मुसलसल जो सिलसिला है वो जारी रहा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ैनब, कहिएगा इनके मुतालिबात क्या हैं, क्या वादा खिलाफियाँ की गई हैं और अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, देखिए माहम, ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस का जो धरना था ये पिछले 12 रोज से जारी था और ये इस वजह से किया जा रहा था कि जो महकमा सेहत की जानिब से अस्पतालों की निजकारी की जा रही है, फिर इनके 3-4 और मुतालबात है कि सर्विस स्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, तनख्वाह और मराहत की जो बहाली है वो मुमकिन बनाई जाए। लेकिन ये कुछ अरसे से नहीं हो रहा, तो अब फाइनली उन्होंने जब पंजाब असम्बली पर धरना दिया तो पिछले 12 रोज के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि हम जो है एहतजाज का दायरा कार जो वसी करेंगे। कुछ दिन पहले भी इन्हीं मुजाहिरीन ने पंजाब असम्बली के अंदर भी जाने की कोशिश की थी, लेकिन आज ये फैसला हुआ कि नमाज जुम्मा के बाद मार्च किया जाएगा वज़ीर आला हाउस की जानिब। तो जब ये मार्च शुरू किया गया तो जो पुलिस और मुजाहिरीन थे वो आमने सामने आ गए। इसी दौरान वाटर कैनन का जो इस्तेमाल था वो भी बढ़ गया और इसमें जो हालात है वो काफ़ी कशीदा हो गए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्स है, और उसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनकी तबीयतें भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई, उनको फर्स्ट एड भी दी गई। अब पुलिस ने जो है वो, क्योंकि उनका आगे बढ़े थे मार्च करते हुए वज़ीर आला हाउस की जानिब, तो पुलिस ने उनको रोका और जो डॉक्टर्स थे वो बिल्कुल भी नहीं रुके। कई बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो महकमा सेहत को कहा गया और जितने मिनिस्टर्स हैं उनको कहा गया कि उनके मुतालबात को सुना जाए, लेकिन अभी तक उनके मुतालबात को जो है वो नहीं सुना गया और ना ही किसी किस्म की उनकी सुनवाई हुई है। तो उसी की बुनियाद पर आज ये मार्च हुआ और जो हालात जो थे वो बिगड़े और अभी जो है अब से कुछ देर पहले ये हालात जो है वो काबू में है। पुलिस जो है खड़ी हुई है, काफ़ी भारी नफरी मौजूद है। इसी के थ्रू जो है वो कल जो सदर पंजाब जो यंग डॉक्टर्स हैं शोएब न्याजी, उन्होंने भी कल जो तमाम अस्पताल हैं उनकी ओपीडीज बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं सुने जाएंगे ये ओपीडी बंद ही रहेगी। तो इसकी वजह से आपको पता है कि पहले भी ये एहतजाज होते रहे हैं और इसकी वजह से जो है वो सिर्फ नुकसान मरीज उठाते हैं, जो दूर दराज से आए हुए लोग होते हैं उनको नुकसान होता है। तो अभी भी ये एहतजाज जो है वो जारी है और डॉक्टर्स के मुताबिक इस एहतजाज का दायरा कायरा वो मजीद वसी कर दिया जाएगा अगर उनके मुताबिक। अभी भी एहतजाज जारी है और अगर मुतालिबात पूरे ना किए गए तो एहतजाज का दायरा करने की धमकियां भी दी जा रही हैं और हुकूमत जो है इस एहतजाज को काबू करने की कोशिश कर रही है। हमारी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज हमारे साथ मौजूद थी और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बता रही थी। प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं खरबों रुपए के ज़ेर इल्तिवा टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन का सफ़र शुरू हो चुका है, ये तवील सफ़र है, रुकावटें दूर करना होंगी। FBR के परफॉर्मेंसेस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि FBR की डिजिटाइजेशन के लिए पूरी टीम ने मेहनत की, इंशाअल्लाह हम अपने अहदाफ हासिल करेंगे। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा ये FBR की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है जिसका इफ्तिताह कर दिया गया है, इसका मकसद क्या है और किस तरह से ऑपरेट करेगा? अब जी शुक्रिया इमरान साहब। आज वज़ीर-ए-आज़म ने FBR हेडक्वार्टर का दौरा किया और उसमें उनको जो टैक्स इस्लाहात के हवाले से जो टैक्स निज़ाम को डिजिटाइज़ करने की तरफ जो पेशरफ्त हो रही है उससे उन्हें आगाह किया गया। इस हवाले से उन्हें बताया गया कि एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ये बेसिकली टैक्स डिजिटाइजेशन सिस्टम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है जिसमें पूरा जो आपका टैक्स एवल्यूएशन और टैक्स असेसमेंट का जो सिस्टम है उसको डिजिटल
बना दिया जाएगा। यानी इसमें होगा ये कि जितने भी किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन का या कोई भी इदारा हो या इंडिविजुअल हो, उसके लिए जो टैक्स असेसमेंट है वो इस वजह से इस अंदाज में डिजिटाइज हो जाएगी कि उसका जो लिंक है वो परफॉर्मेंस जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको लिंक किया जाएगा किसी भी हर इंडिविजुअल के, हर सिटीजन के बैंक अकाउंट के साथ, उसको नादरा के साथ, उसको स्टेट बैंक के साथ और जितने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ। यानी आपकी किसी भी इंडिविजुअल की जायदाद, उसके असासे, उसका कारोबार, उसकी जो आमदन है, उसका जो कारोबार है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डिजिटाइज होने के बाद जो है ये उस सिस्टम में मौजूद होंगी और इन्हीं की बुनियाद पर फिर जो टैक्स असेसमेंट है वो हो जाएगी। यानी इसके लिए अब जो ह्यूमन एलिमेंट है वो कम से कम होगा, इंसान का जो रोल है यानी उसको कम किया जाएगा। ये एक टैक्स ऑटोमेटेड सिस्टम जो है उसकी जानिब एक कदम है और इसके फायदे ये होंगे कि एक तो ये कि टैक्स नेट जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रॉड हो जाएगा। जो लोग यानी पहले टैक्स नहीं देते थे और उनको टैक्स बनता था, उनको भी इस टैक्स नेट में आना पड़ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे जब उनकी जायदाद और उनके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो सिस्टम में आ जाएंगे। इसी तरीके से जो टैक्स इवेजन है यानी जो टैक्स की चोरी है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि ये डिजिटाइज है सारी चीज़। और फिर टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि इस वक्त हमने देखा कि जो टैक्स कलेक्शन है 13,000 अरब रुपए का FBI ने टैक्स कलेक्शन टारगेट जो है वो सेट किया हुआ है। लेकिन अभी भी ये साल खत्म होने वाला है, 9 माह हो चुके हैं फिस्कल ईयर को, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि 600 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है जिसका के सामना है। और लगता है हमने 2 दफा कम से कम ये देखा था कि जो फाइलर्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी सख्ती भी की गई और बहुत सी पाबंदियां भी ज़ेरे गौर आई थी। उसके बाद हमने देखा कि फाइलर्स की तादाद में खातिर खा इजाफा भी हुआ। आज हम ये भी सुनने को मिल रहा है कि इसके बावजूद जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है उसका 500-600 अरब रुपया शॉर्टफॉल चल रहा है। अब ये मजीद इसको डिजिटाइज करने की जो बात की जा रही है, ये कितना आसान होगा और ख़ास तौर पर जिस मकसद के लिए इसको लागू किया जा रहा है वो मकासद क्या इससे हासिल हो सकते हैं आपके ख्याल में? जी देखिए, जो एक तो पहली बात यह है कि ये जो टैक्स डिजिटाइज्ड सिस्टम है इसकी जो ये मुतालबा किया गया था, ये बाकायदा एक डिमांड थी IMF की। IMF ने बहुत पहले कहा था कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो फरसूदा है, उसमें बहुत एम्बेजलमेंट होती है और इसकी वजह से न सिर्फ ये कि टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है बल्कि टैक्स रेशो बढ़ाने की भी ज़रूरत है और टैक्स कलेक्शन जो टारगेट है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वो लोग जो कि टैक्स देने वाले हैं और जो टैक्स चोरी करते हैं उनको भी इस नेट में लाया जाए। तो डिजिटाइजेशन जब हो जाएगी तो यकीनी तौर पर ये वाले अवामिल जो हैं इनके ऊपर काबू पाया जाएगा और यकीनी तौर पर आपके रेवेन्यू में, आपके टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा। इसकी वजह यह है कि एक जो आपका ह्यूमन एलिमेंट है, जो ह्यूमन रोल है वो कम से कम हो जाएगा। ऑटोमेटिक टैक्स सिस्टम में आपका जो डाटा है उसी की बुनियाद पर टैक्स जो है वो असेस किया जाएगा और वही आपके ऊपर नाफिज किया जाएगा। अब देखिए कितनी जो है ये डिसअपॉइंटिंग बात है कि 24 करोड़ की आबादी में सिर्फ 35 लाख टैक्स पेयर्स हैं। सिर्फ 35 लाख जो हैं वो टैक्स पे करते हैं और उनमें से भी जो ज़्यादा तादाद है, इसमें जो बड़ा चंक है वो सरकारी मुलाजमीन का और जो दीगर मुलाजमत पेशा जो मुलाजमीन हैं उनका यह हिस्सा होता है। तो यानी बहुत ज़्यादा यानी टैक्स जो है वो इवेड हो रहा है। तौर पर इस्लाहात लाई जा रही हैं और ख़ास तौर पर जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है इसका भी इफ्तिताह हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान खान, आपने हमें आगाह किया और हम उम्मीद करते हैं कि टैक्स रेवेन्यू से बढ़ेगा। और जैसे कि कामरान ने खुद भी बताया कि सिर्फ चंद लाख लोग जो हैं वो फाइलर्स हैं और 24-25 करोड़ की आवाम में सिर्फ इतने लोगों पे बोझ पड़े और मुल्क चले, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं जी, एक और आम मामला है। अफगानिस्तान में तालिबान को मिलने वाले 5 लाख से जायद अमरीकी हथियार न सिर्फ गुमने बल्कि अमरीका के अफगानिस्तान में छोड़े हथियार असरपसंद ग्रुपों को फरोख्त किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। BBC रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर हथियार फरोख्त किए गए या असलियत पसंद गिरोहों को स्मगल कर दिए गए हैं। रवा साल फरवरी में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा से वाबस्ता तंजीमें जिनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट और यमन की अंसारुल्लाह तहरीक शामिल हैं, जो तालिबान के कब्जे में लिए अमरीकी हथियारों तक रसाई हासिल कर रहे हैं या उन्हें ब्लैक मार्केट से खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल। और तालिबान ने सन 2021 में जब दोबारा अफगानिस्तान पर कंट्रोल
उस वक्त तकरीबन 10 लाख से ज्यादा हथियार और फौजी साजो सामान पर कब्जा किया था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन तहरीके जवानाने पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, जैसे कि एक तरफ से इस दावे को मुस्तरद भी किया गया है कि जी हथियार जो हैं वो महफूज हैं, और जिस तरह से दहशतगर्दी में ये हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, अमरीकी हथियार हैं, आपको क्या लगता है इसकी जो खरीदो फरोख्त है या ब्लैक में जो बेचे जा रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बीबीसी की तो रिपोर्ट है, लेकिन इसके अलावा सिगार की रिपोर्ट भी है, दीगर इदारों की रिपोर्ट है जो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं दुनिया के अंदर, और सबसे बढ़कर यह है कि ये पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट है। आपको याद होगा कि DGI-SPR साहब ने जाफर एक्सप्रेस के साने के बाद जो है वो बाकायदा बताया था कि अमरीकी साख्ता जो असला है वो पाकिस्तान में दहशत गर्दों के हाथ पे जो है वो पड़ा हुआ है। हम ये भी हैं कि BLA के जो मजीद ब्रिगेड है उसका कमांडर अफगानिस्तान के अंदर खुलेआम फिरता रहता है, और इसी तरीके से TTP की क़यादत जो है वो भी वहाँ बैठी है। देखना यह है कि $10 बिलियन के करीब का ये जो अमरीकी असला, जिसके अंदर M4 राइफल्स और A14 राइफल्स जो शामिल थी, स्नाइपर राइफल शामिल हैं, नाइट विजन गॉगल्स शामिल हैं, इसके अंदर जो है वो ये दूसरा सेंसिटिव इक्विपमेंट शामिल है, ड्रोन शामिल हैं, दीगर हमवी जीप शामिल हैं, ट्रक शामिल हैं, और इसी तरीके से रॉकेट लॉन्चर और दीगर इस किस्म का मौलिक और जदीद तरीन असला शामिल है। ये अब दहशत गर्दों के हाथ। अभी ये सिर्फ इन्होंने ये बातें कही हैं, आर्मीनिया के ऊपर भी बात करें कि आर्मीनिया के अंदर भी जो है वो ये असला बेचा गया, और जब 2021 के अंदर अमरीकी फौज जो है वो 1 सितंबर को उनका इनखला हुआ, तो उसके बाद से ये असला जो है वो दहशत गर्दों के पास जो है वो आ गया। और दहशत गर्द ना सिर्फ ब्लैक मार्केट से खरीदते रहे, बल्कि ये मुख्तलिफ ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा, जिसके अंदर आपने खुद अभी जिक्र किया कि ETIM जो है, जो कि ईस्टर्न तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जिसको चाइना के अंदर बुनियादी तौर पे वो कार्रवाइयाँ करती है, और इसी तरीके से UIM है जो है उज़्बेकिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, और फिर जो अंसारुल्लाह है यमन की। अब आप ये देखें कि ये असला जो है असल में अमरीकी असला है, और इन सब में ट्रैकर्स मौजूद होते हैं। तो अमेरिका ने अभी तक इसको ट्रैक क्यों नहीं किया? ये तकरीबन 7.12 बिलियन का असला है, लेकिन असल में इसकी जो कीमत है वो तकरीबन $10 बिलियन है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो ये 7.12 बिलियन है, लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कहते रहे कि ये तकरीबन $10 बिलियन का असला है। यानी कि एक छोटे साइज का मुल्क जो होता है, दरमियाने साइज का मुल्क जो होता है, उसके पास भी इतना ज्यादा और इतनी बड़ी तादाद के अंदर असला नहीं होता। ये बड़ा आम मुद्दा अब्दुल्ला साहब आपने उठाया है। हम इसको क्या महज इत्तफाक समझें कि अमरीकी फ़ौजें जब यहाँ से इनखला करके रवाना हुई, वो अपना असला यहाँ भूल गई, फिर असला तालिबान के हत्थे चढ़ गया, फिर उन्होंने कुछ असला बेच दिया, और कुछ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ, और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमों जिनका आपने जिक्र भी किया उनको दे दिया गया, या फिर ये सब कुछ एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ है? ये बिल्कुल एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ। 2006 के अंदर कर्नल रैल्फ पीटर, जो अमेरिका का एक कर्नल था, उसने दिफाई जरीदा जो कि अमेरिकन डिफेंस जर्नल है, उसके अंदर एक ब्लड बॉर्डर्स के नाम से नक्शा बनाया था, और एक बहुत बड़ा आर्टिकल बनाया था, जिसमें उसने एक फ्री बलोचिस्तान जो है बनाया था, जिससे जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो साथ ईरान के इलाके हैं उनको शामिल करके एक आज़ाद रियासत को क़याम किया गया। अब ये 2-4 अगर आपने कहा कि ऐसे ही भूल भाल गया, वो तो हो सकता है, 10-12 राइफलें होती हैं तो भूल भाल जाता है। ये इतनी बड़ी तादाद का असला जो है ये भूला नहीं जाता, ये दानिस्ता तौर के ऊपर किया गया है। और उसके बाद सारा एडम जो कि अमेरिकन CIA काउंटर इंटेलिजेंस की हेड थी, उसका अभी एक इंटरव्यू आया पॉडकास्ट, उसके अंदर 3 घंटे के इंटरव्यू के अंदर उसने ये रिवील किया कि हमने बाकायदा पाकिस्तान के अंदर पश्तूनिस्तान बनाने के लिए CIA के अंदर एक सेल कायम कर दिया है। तो इससे तो ये साबित होता है कि आप देख लें कि BLA की और इसी तरह से दहशतगर्द तंजीमों की, BLR वगैरह की लीडरशिप जो है इस टाइम पे जेनीवा में बैठी हुई है, लेकिन क्या वजह है कि उनको गिरफ्त में नहीं लिया जाता? हालांकि BLA 5वें नंबर की दहशतगर्द तंजीम दुनिया के अंदर जो है वो डिक्लेयर हुई, खुद अमेरिका ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। अब जो दूसरा इसके अंदर अहम नुक्ता आता है वो ये है कि ये सारे के सारे लोग जो है, ये असला जो है यकीनन मौजूद तो है, और साथ ये है कि अमेरिका इसकी जो है वो वापसी की भी बात कर रहा है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर अमली इकदाम क्या हुआ? इसी तरह से तुलसी गैबर्ट जो है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब्दुल्ला मौजूद साहब, बड़े अहम नुकात उन्होंने उठाए हैं, और ये कोई
महज इत्तफाक नहीं था, ये दानिस्ता तौर पर यहाँ पर छोड़ा गया और हम सोच सकते हैं कि अमेरिका अपना असला यहाँ भूल जाए और इतनी बड़ी तादाद में। बात यह है कि जिस तरह से ये स्मगल हो रहा है, ब्लैक में फरोख्त हो रहा है, दूसरी जानिब से हम ये भी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से असलहे की वापसी का ऐलान भी किया गया है, लेकिन उस पर कोई खातिर खा हमें हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही कि कोई तरीकाकार ऐसा अपनाया जाए और वाकई इन हथियारों की वापसी हो सके। लेकिन अगर वापसी मुमकिन हो भी सकती है, लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से ब्लैक में फरोख्त हो रहा है इमरान, स्मगल हो रहा है, दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, तो इस पर हमारी हुकूमतों को भी चाहिए कि कोई ना कोई ठोस इकदाम किए जाए, इस फरोख्त को रोका जा सके। खैर, प्रोग्राम में आप कुछ बात करते हैं जी पाकिस्तान के सबसे बड़े एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में वाइस चांसलर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली के बैरून मुल्क होने के बायस मुसलसल गैर हाजिरी ने इदारे के तालीमी और इंतजामी मामलात को शदीद मुतासर कर रखा है। तलबा और फैकल्टी और दीगर स्टाफ में तशवीश पाई जा रही है, जबकि यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार नज़र आ रहा है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर जुल्फ़िकार अली गुज़श्ता 2 माह में 2 मरतबा कई दिन यूनिवर्सिटी से गैर हाजिर रहे और इस वक्त भी वो बैरून मुल्क में मौजूद हैं और उनकी गैर हाजिरी के बायस ना सिर्फ पॉलिसी सतह के अहम फैसले तातुल का शिकार हैं, बल्कि नए तालीमी सेशन की प्लानिंग, तहकीकी मंसूबों की मंजूरी और तरक्याती सरगर्मियों में भी शदीद सुस्ती आ चुकी है। सूरत हाल को मज़ीद संगीन बनाने वाली बात यह है कि यूनिवर्सिटी में इस वक्त प्रो वाइस चांसलर भी मौजूद नहीं है, यानी कि वाइस चांसलर भी मौजूद नहीं है, प्रो वाइस चांसलर भी नहीं है और इसके बायस तमाम इंतजामी ढांचा अमली तौर पर मफलूज हो चुका है। तलबा का कहना है कि वाइस चांसलर की गैर मौजूदगी और इंतजामी बेअमली से उनके तालीमी मुस्तकबिल पर बरह रास्त मनफी असर पड़ रहा है, जबकि असातिज़ा भी यूनिवर्सिटी की मजमूई कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इतलात ये भी हैं कि वो बैरून मुल्क और यूनिवर्सिटी में भी अलहदा ओहदे पर फायज हैं, यानी कि ये भी बात सामने आ रही है शायद वो दोनों जानिब से तनख्वाह भी ले रहे हैं। दूसरी जानिब प्रो वाइस चांसलर कहना है कि डॉक्टर जुल्फ़िकार अली गवर्नर पंजाब की इजाज़त से बैरून मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं। ये मामला है क्या? ताहम सवाल ये उठ रहा है कि एक ऐसा फ़र्द जो बैक वक्त 2 ममालिक में आला जिम्मेदारियाँ निभा रहा हो, क्या वो किसी एक इदारे के साथ इंसाफ कर सकता है? क्या वाइस चांसलर की गैर हाजिरी कौमी तालीमी इदारों के वक़ार को नुकसान नहीं पहुँचा रही? अगर तलबा और असातिज़ा गैर मुतमईन हैं तो क्या किसी सरबराह को ओहदे पर रहना चाहिए? ऐसे केसेस में कोई मॉनिटरिंग या फिर ऑडिट सिस्टम क्यों फ़ाल नहीं होता? क्या हुकूमत इस पर इंक्वायरी करेगी या हमेशा की तरह खामोशी इख्तियार की जाएगी? इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहर नुमाइंदा न्यूज़ अली शराज। सबसे पहले अली, आपकी जानिब हम बढ़ते हैं, बताइएगा असल में ये मामला है क्या और वाइस चांसलर साहब इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके वाइस चांसलर जो हैं इस टाइम काज़ाकिस्तान में जो हैं वो कोई ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बज़राए ये बताते हैं कि इस वक्त 2 जो नौकरियां हैं उस पर वो काम कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में तो वाइस चांसलर की सीट पर वो तैनात हैं। और होता ये है, आपने अक्सर देखा है कि जो एक्स पाकिस्तान लीव होती है वो एक ब्यूरोक्रेट के लिए और एक अफसर के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको अवेल करना, उसके लिए बड़ी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करना होता है। उसके बाद जाके एक्स पाकिस्तान लीव जो है वो प्रूव होती है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर किसी ना किसी को चार्ज दे के देखा जाता है कि वो एक्स पाकिस्तान लीव पे जाएं, छुट्टियों पे जाएं। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और देखने में नज़र आया है, क्योंकि यहाँ पर प्रो वाइस चांसलर की सीट को भी एडजस्ट नहीं किया गया। यहाँ पर जो वाइस चांसलर हैं वो ऑनलाइन जो एक सहूलत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, ऑनलाइन मीटिंग्स भी करते रहे हैं और ये इख्तियारात किसी को दे के जाने के बजाय उन्होंने अपने पास इसलिए रखा कि जो सारा कंट्रोल है उनके हाथ में रहे। वो पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क में भी जो भी वहाँ पे वो नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी वहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ से सैलरी ले रहे हैं। लेकिन वो 2 जगहों पर जब एक चीज़ डिवाइड हो जाती है तो एशिया की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की जो अपनी कारकर्दगी है उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये एक तलीमी अदारा है और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर नई नई चीज़ें सामने आती हैं जिसके हल के लिए वाइस चांसलर का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक दफ़ा अगर कोई मुल्क से बाहर जाए तो कोई बात नहीं, लोग जाते हैं एक्स पाकिस्तान लीव पे, लेकिन बार बार जब ये चीज़ रिपीट होती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का अभाव पैदा हो जाता है। कि बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है, ये कितने अरसे से हो रही है और इस पर कोई नोटिस फिर क्यों नहीं लिया गया अब तक? जी बिल्कुल, ये एक राइट है, एक सरकारी मुलाजिम के पास एक राइट होता है कि जब उसने पाकिस्तान से बाहर जाना है तो एक्स पाकिस्तान लीव लेके वो जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो ये जो एक शख्स ने अगर किसी ने बाहर जाना हो तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि उसको फिलफुल करते हुए उसको टाइम लग जाता है। यहाँ पर तो देखने में आया कि 3 महीना पहले भी गए, 3 महीने के बाद दोबारा फिर चले गए, अभी भी वो बैरून मुल्क वहाँ पर मौजूद हैं
और यहाँ पर मौजूद होने के बाद यहाँ पर जो पाकिस्तान में वाइस चांसलर की सीट है उसके ऊपर जितने भी फैसले हैं और जो भी वहाँ पर मीटिंग्स हैं वो अपना ऑनलाइन सिस्टम के तहत ले ज़रूर रहे हैं, लेकिन जब तक बंदा अपनी सीट पर मौजूद ना हो वहाँ पर बड़े अहम फैसले करने होते हैं जिनमें आपने लोगों को सुनना भी होता है, वहाँ की प्रॉब्लम्स को भी हल करना होता है। जब आप प्रॉपर सीट पे ना हो तो आप वो फैसले भी नहीं कर पाते। ऑनलाइन तो आप मीटिंग्स चेयर कर लेते हैं, मीटिंग मिनट्स में भी आपका जिक्र हो जाता है, लेकिन जो सीट पर बैठ के आप चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, कुछ इंक्वायरीज करते हैं, कुछ पॉजिटिविटी चीज़ों की उसके अंदर से लेके निकलते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं फिज़िकली जब इंसान अपनी इतनी हाई प्रोफाइल सीट पे बैठा हो तो उसकी मौजूदगी का होना मेरे ख्याल में थोड़ा ज़रूरी होता है। और जब अगर बात की जाए कि दूसरी नौकरी की, ये भी मुख्तलिफ हलकों से आवाज़ें आती हैं कि वो बाहर भी कहीं नौकरी कर रहे हैं जिसके अभी तक ऐसे कोई शाहिद नहीं है कि वहाँ पर वो क्या तनख्वाह लेते हैं, क्या वहाँ से कमा रहे हैं, इस चीज़ के शाहिद बेशक मौजूद नहीं है। लेकिन ये ज़रूर बात देखने में आई है कि बाहर भी जिस कंपनी के साथ वो अटैच हैं वहाँ से भी उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया के थ्रू और दूसरी उनकी मीटिंग्स के थ्रू जो चीज़ें वहाँ पर बैठ के मीटिंग्स हो रही हैं वो भी हमारे सामने देखने में नज़र आई हैं। वहाँ पर जो तलबा हैं इस यूनिवर्सिटी के, लाजमी बात है कि हर अपना प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए वाइस चांसलर के पास ही जाएगा ना। जब वाइस चांसलर सीट पे मौजूद नहीं होगा और वो ऑनलाइन मीटिंग एक दफ़ा लेंगे, 2 दफ़ा लेंगे, हर टाइम तो उनके दरवाज़ा ओपन पॉलिसी वाला तो नहीं होता। उसके अलावा अली सही कहा आपने, जैसे कि अगर वाइस चांसलर अवेलेबल ही नहीं होगा तो तलबा के मसाइल कौन सुनेगा। अली शरोज़ इबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। शरोज़ कहिएगा, आप वहाँ मौजूद भी हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, तलबा के क्या मसाइल हैं, वाइस चांसलर कब से नहीं है और कब कब ये मामला उठाया गया जिस पर कोई एक्शन भी लिया गया या नहीं? देखिए, ये जो वाइस चांसलर हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जुल्फ़कार अली, इनको ज्वाइन किए हुए तकरीबन 3 माह हुए हैं और इन 3 माह के दौरान ये दूसरी बार जो है वो बैरून मुल्क गए हैं, काज़िस्तान गए हैं। वहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड साइंसेज है वहाँ पर ये बतौर डायरेक्टर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं और ये बतौर वाइस चांसलर फैसलाबाद में भी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, यानी कि 2 जॉब्स जो है वो ये कर रहे हैं। तो इस वक्त जैसा कि आपने पूछा कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो ग्राउंड रियलिटी यकीनन जो है वो ये है कि जो हमने देखी है वहाँ पर यकीनन जो मसाइल हैं वो स्टूडेंट्स को हो रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक्ट ये कहता है कि जब भी वाइस चांसलर बैरून मुल्क जाते हैं तो जो प्रो वाइस चांसलर होते हैं उनको चार्ज जो है वो दिया जाता है। तो इस हवाले से पहली बार देखने को मिला है कि कोई भी नोटिफिकेशन वाइस चांसलर नहीं करके गए, यानी कि वो अपना चार्ज किसी को नहीं दे के गए। ऑनलाइन जो मीटिंग्स होती हैं वहां पर वो बैठ के ले रहे होते हैं, लेकिन मीटिंग में जो प्रो वाइस चांसलर है वो शरीक नहीं होते। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला यूनिवर्सिटी को पेश आ रहा है वो ये है कि डार्क साइन नहीं हो रही। अगर डार्क साइन नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी का जो निज़ाम है वो रुका हुआ है। ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और बगैर किसी सरबराह के इस वक्त जो है वो चल रही है और उसको कौन देख रहा है कोई समझ नहीं आ रही। ऑनलाइन मीटिंग सिर्फ ली जा रही है, उसके अलावा जो दीगर चीजें हैं वो बिल्कुल जो है वो रुकी हुई हैं। तो इनके सेक्रेटरी टू वाइस चांसलर हैं मोहम्मद उस्मान, जब मैंने उनसे ये बात की कि गवर्नर जो है वो बाहर गए हैं और एक्स पाकिस्तान लीव पर गए हैं, तो क्या इसका नोटिफिकेशन आपके पास मौजूद है? तो उनका कहना था कि नोटिफिकेशन तो हमारे पास है लेकिन हम मीडिया के साथ शेयर नहीं कर सकते। हालांकि ये ऐसा नोटिफिकेशन है जो आप शेयर कर सकते हैं मीडिया के साथ, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि इसको जो है वो छुपाया जा रहा है तो अब देखना यह है कि गवर्नर पंजाब और जो दीगर हुकाम हैं वो इस जो इशू को है वो किस तरह जो है वो टेक ओवर करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं वाइस चांसलर के खिलाफ। क्योंकि हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि एक भारी तनख्वाह जो दूसरी जो बैरून मुल्क जहाँ पर ये एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं वहाँ से भी ले रहे हैं और जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से भी ले रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहरोज़ इबाद, अली शराज, आप दोनों ने हमें आगाह किया। बड़ी अजीब कहानी हमें सुनने को मिली है कि एक यूनिवर्सिटी है, एशिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के वाइस चांसलर हैं, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मौजूद है नहीं, तो उसके बाद प्रो वाइस चांसलर होता है, ये एक्टिंग वीसी किसी को बना के जाया जाता है। तो ये अमूमन हम देख रहे हैं छोटे मोटे इदारे में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो हेडलेस चल रही है और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। 3 माह के अंदर वो दूसरी दफ़ा बैरून मुल्क चले गए हैं और इतलात तो ये भी आ रही है कि वहाँ पे भी कोई काम वाकई सवालिया निशान तो ये कि जब क़यादत ही नहीं है, इंतज़ामिया ही नहीं है, तो फिर इंतज़ामी निज़ाम कैसे चल रहा होगा, तालीमी निज़ाम कितना मुतासिर होगा, ये समझना चाहिए और इस पर नोटिस लेने की भी ज़रूरत है। खैर, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगानियों का बाइज्जत इनकलाब मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 3000 से ज़ायद अफराद तोरखम के रास्ते वापस अफगानिस्तान लौट गए हैं। मुल्क बदर किए अफगान बाशिंदे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में रिहाइश पजीर थे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे हिजरत अली आफरीदी से, जो कि लंडी कोतल में मौजूद हैं। हिजरत, बताएगा ये इनकलाब का प्रोसेस कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा है?
जी मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान पनाह गज़ीनों की डिपोटेशन का दूसरा मरहला 19वें रोज़ से जारी है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 5,10,000 से ज़ायद अफ़गान पनाह गज़ीन जो है वह वतन वापस लौट चुके हैं। आज भी पंजाब के बेशतर शहरों से अफ़गान पनाह गज़ीनों को लाया गया। यहाँ लंडी कोतल होल्डिंग सेंटर में उनकी कानूनी कार्रवाई की गई, उनकी डेटा इकट्ठा किया गया और बाद में तुरखम के रास्ते उनको डिपोर्ट किया गया। महकमा दाखिला और कबायली अजला के उमूर के मुताबिक अब तक इन 9 दिनों में मजमूई तौर पे 5,10,000 से ज़ायद अफ़गान पनाह गज़ीन जो है वतन वापस लौट चुके हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी है। इन डिपोर्ट होने वालों में अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान पनाह गज़ीन शामिल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हिजरत, आपने हमें आगाह किया। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने भी। ज़ाहिर शाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये एक एफ़र्ट जो शुरू हुई है, एक प्रोसेस जो चल रहा है गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों का कि उनको उनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है। अभी तक हम देख रहे हैं 5,10,000 से ज़ायद लोगों को वापस भेजा जा चुका है। ये प्रोसेस आपके ख्याल में कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इसमें अगर आप डाटा को असेस करें तो ये हम कह सकते हैं कि 2 फेजेस, एक फेज जो 2023 से शुरू हुआ था आप उसकी कैलकुलेशन कर लें, और जो 1 अप्रैल के बाद वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स और ज़्यादातर गैर कानूनी अफगान जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम है उनकी वापसी, तो तकरीबन 45,000 लोग 20 दिनों के अंदर वापस भिजवाए गए हैं। और इसमें एक चीज़ अगर हम ज़रा तस्हीह कर लें तो ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो कि पंजाब, इस्लामाबाद या गिलगित बल्तिस्तान और सिंध से यहाँ पे भेजे जाते हैं। वहाँ से महकमा दाखिला उन्हें जो है वो तुरखम बॉर्डर के ज़रिए बॉर्डर पार करवा देता है। लेकिन इसमें एक अहम चीज़ ये है कि अब तक खैबर पख्तूनख्वा से अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो ना तो ACC कार्ड होल्डर्स को वापस भिजवाया गया है, ना किसी गैर कानूनी अफगान महाजिर जो है उसको वापस भेजा गया है। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो ACC कार्ड होल्डर्स हमारे पास 8 लाख के करीब है, जिनमें से अगर लाख सवा लाख पूरे पाकिस्तान में तो 6-7 लाख खैबर पख्तूनख्वा में। तो 20 दिनों के अंदर अगर सिर्फ 45,000 लोग वापस गए तो आप इससे कैलकुलेशन कर लें कि ये जो बाकी 8 लाख या उनके फैमिली मेंबर जब वापस जाएंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा। देखिए एक चीज जरूर हमने देखा होगा कि सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत जो है वो महाजरीन के मामले के ऊपर शायद वो एक पेज पे नजर नहीं आती, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने अभी तक ना किसी किस्म का क्रैकडाउन शुरू किया है, ना जो है वो बाकायदा डेटा इकट्ठा किया, क्रैकडाउन नहीं शुरू किया। तो जाहिर साहब, आपको क्या लगता है कि इनका जो डेटा है वो कैसे कलेक्ट किया जा सकता है, कैसे असेस किया जा सकता है कि कहाँ पर ये लोग मौजूद हैं और कितनी तेज़ी से इनका जो इनखला है वो मुमकिन बनाया जा सकता है? क्योंकि डेडलाइन के बावजूद भी इतलात हैं कि अभी भी मौजूद हैं, तो अगर वो अभी भी मौजूद हैं तो क्या कार्रवाई की जा सकती है इनके खिलाफ? तो विजिबल है। अगर आपने एक मरकजी हुकूमत ने हुक्म जारी कर दिया है कि ACC कार्ड होल्डर और गैर कानूनियों को निकल जाना चाहिए। अब 20 दिन गुजर चुके हैं, कौन सा क्रैकडाउन हुआ है, कितने लोग आ रहे हैं? एवरेज 4-5 हज़ार लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से वो खैबर पख्तूनख्वा के तुरखम बॉर्डर पर भेजा जाता है और यहाँ से उन्हें वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाता है। इसके बावजूद मुझे कोई मूवमेंट नजर नहीं आती, खासतौर पर अगर हम पेशावर की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा के मेन जो शहर है वहाँ पे ACC कार्ड होल्डर्स ना ही गैर कानूनी अफगान महाजरीन कहीं खुद वापस जा रहे हैं, ना इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का जो है हमें कोई विजिबल एक्शन नजर आ रहा है। तो अब सवाल यही है कि आया अगर इस रफ्तार से जाएंगे तो वो कितने साल लगेंगे। दूसरा, POR कार्ड के जो हामिल अफगान महाजरीन है जिन्हें बाकायदा UNHCR महाजरीन के लिस्ट में शामिल करता है, वो तकरीबन 13 लाख है और उनकी डेडलाइन आपने 30 जून तक दी गई है। तो अब अगर एवरेज आप बताएंगे तो आपको लाखों के हिसाब से लोग वापस भिजवाने होंगे, जो कि नहीं हो रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि बावजूद इसके अफगान हुकूमत ने भी ऐलान किया, उनके अमीर और यहाँ पे जो पेशावर में कौंसल जनरल है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा जो है वो अफगान महाजरीन से अपील की है कि वो अपने मुल्क वापस जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जाना नहीं चाह रहे। और उसकी ऑब्वियसली वजह यह है कि अफगानिस्तान के अंदर हालात को वो नहीं समझते कि इस काबिल हैं कि उन्हें वापस जो है वो जाना चाहिए। यहाँ पे कारोबार के इशूज हैं, वहाँ पे और मसाइल हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज को बड़ा इफेक्टिवली देखना होगा। बिल्कुल, इस चीज को इफेक्टिवली देखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ाहिर शाह साहब, आप मौजूद थे और खासतौर पर वफाकी हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई है उस पर सूबाई हुकूमत को भी उसी सेम पेज पर होना चाहिए, जो कि बज़ाहिर हमें नजर नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं जी।
पंजाब में गंदम की कटाई का अमल जोरों शोर से जारी है, इस पर भी हम बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं कराची में बढ़ते हुए हादसात की। तो गाड़ियों की टक्कर से, डंपर की टक्कर से आए रोज़ हम देख रहे हैं कि हादसात मामूल बन गए हैं, जिस पर जो हुकूमत है वो खातिर का इंतजाम करती दिखाई नहीं दे रही और आए रोज़ जो है अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है। और इसके साथ साथ जलाओ घराव के वाक़यात में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। मामला है क्या, इसका हल क्या है, बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ अली सैयद से, जो कि DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह के साथ मौजूद हैं। जी आसिफ। अच्छा, बिल्कुल कराची शहर में ट्रैफिक हादसात के हवाले से हम बात कर रहे हैं और जो एक रवैया आम पब्लिक में अब आ गया है कि वो गाड़ियाँ जला देते हैं और हंगामा आराई करते हैं किसी भी हादसे के बाद और कानून हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह साहब के साथ हम मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। असल में दोनों तरफ कमी का होता ही है। एक तो देखें, कानून तो मौजूद है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप हर गाड़ी के पीछे नहीं जा सकते। इस वक्त हमारे पास इस तरह के कैमरे नहीं थे कि जो इन वायलेशंस को डिटेक्ट करके और ऑटो पर चालान करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने शहर के अंदर काफ़ी ऐसे कैमरे नस्ब कर लिए हैं कि जो इस तरह की डिटेक्शंस को वो मॉनिटर भी करेंगे और अब हमने इनकी फ़ाइन्स को भी बढ़ा दिया है। कोई ट्रैफिक हादसा होता है तो उस पर फौरी रद्दमल दे रहे हैं अब लोग, पीछा भी करते हैं गाड़ियों का जो जिम्मेदार होता है, उसके बाद गाड़ियों को आग लगा देते हैं। पुलिस की जानिब से ये किया जा रहा है कि शहरियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप ये समझते हैं कि ये मसले का हल है? ये तो इनोसेंट हैं, इनको कोई ना कोई यूज़ कर रहा है और जब आप यूज़ होंगे, एक गलत काम करेंगे तो FIR तो होगी और फिर आप खाम में आपका करियर भी ख़राब होगा। अगर नौजवान है, स्टूडेंट है, तो उसका कहाँ से करियर बनेगा। तो उनका ये कहना है कि पहले इससे इतनी सख्ती से अमल दरामद नहीं हुआ कवानीन पर, इस वक्त सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है, इस वजह से तकलीफ़ भी है लोगों को और जो कानून पर अमल दरामद नहीं करेगा वो जुर्माना भी अदा करेगा और उसकी गाड़ियाँ भी बंद की जाएंगी। जी, आपको बताएंगे पंजाब में गंदम की कटाई का अमल जोरों शोर से जारी है। गंदम की प्रोडक्शन कास्ट से भी कम कीमत पर गंदम की ओपन मार्केट में खरीदो फरोख्त की जा रही है, जिससे पंजाब भर के किसान परेशान हैं और जगह जगह हुकूमत से रिलीफ के लिए एहतजाजी मुजाहिरे भी किए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे जी। हमें ज्वाइन कर लिया है सदर किसान बचाओ तहरीक नासिर जावेद घुमन साहब ने। नासिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, पंजाब में गंदम की कटाई का अमल तो जारी है लेकिन सरकारी रेट अभी तक जारी नहीं किया गया। किसान जो हैं वो परेशान हैं और उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और जो ओपन मार्केट में ख़रीदो फरोख्त हो रही है वो बड़ी कम कीमत पर हो रही है। किसानों के मसाइल क्या हैं? हुकूमत कहती है हमने पैकेज अनाउंस कर दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं सुनो टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि सुनो ने हमारे किसानों के जो गंदम का जो मसला है उसको बड़ी खूबसूरती से हाईलाइट कर रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ जो है उसको भी आवाम तक पहुंचा रहे हैं और हुकूमतियों तक भी पहुंचा रहे हैं। दूसरा, मैं इससे बाकायदा बात कर, जो आपने कहा है कि रिलीफ, ये रिलीफ नहीं है, ये एक कानून है जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस 1978 के तहत जो अमेंडेड रूल्स है 2018, उसका मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी जो है उसकी एंट्री 23 है, उसकी सब एंट्री 14 के तहत ये लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री फूड जो गल्ला है उसकी कीमत मुकर्रर भी करेगी और उसको खरीदेगी भी। ये कानून है, ये पाबंद है कानून। उसको फिर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में पुट किया जाता है और वो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर का चेयरमैन होता है, बाकी मिनिस्ट्री होती हैं, वो जाके फिर उसको अप्रूव करता है और जब वो ICC अप्रूव करती है फिर वो कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट अप्रूवल देती है और प्राइम मिनिस्टर साइन करके उसको ऑनवर्ड इशू करता है प्रोविंस को। इससे पहले एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट होता है जिसमें तमाम सूबे बैठ के और जितने स्टेक होल्डर हैं वो डिसाइड करते हैं। उसमें सबसे बुनियादी बात जो मैं जो बताना चाहता हूँ, उसमें API जो होती है एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट, उसमें उसकी कॉस्ट डिटरमिन होती है, कितनी कॉस्ट है और कितनी सपोर्ट प्राइस करती है। 2023-24 में इन्होंने 3900 रुपया की मुकर्रर की, ये सपोर्ट प्राइस है, ये लॉ है। और 2024-25 में इन्होंने कीमत मुकर्रर को कहा जी यही कीमत रहेगी, हालांकि कम से कम 10% हमारा हक था, वो भी मुकर्रर। अब 25-26 की जो गंदम आई है उसमें उन्होंने फिर 10% उन्होंने ना इजलास बुलाया, ना कीमत मुकर्रर की, कुछ नहीं किया। ये गैर कानूनी काम कर रही हैं, गैर आईनी काम कर रही हैं। किसानों का दुनिया पूरी में MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नासिर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी काम किया जा रहा है, लेकिन ये जो रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, अगर ये रिलीफ ही नहीं है, किसानों की परेशानी दूर ही नहीं की जा रही, तो फिर शादियाने किस चीज के बजाय जा रहे हैं कि किसानों के लिए रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है? ये हुकूमत, अगर शादियानों की बात है तो ये पार्लियामेंट, हमने तो पहले कहा है कि हमें पार्लियामेंट पे एतबार है, सूबाई असेंबलियों पे एतबार है, वहां रेजोल्यूशन पुट कर दे, अगर वो पास हो जाए तो हम तैयार हैं।
तमाम ईवान के जो जितने भी मेंबरान हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, इनकी अपने MNAs ने कहा है, हमारे सूबाई असेंबली के मेंबरान ने ये बात की है कि किसानों के साथ ये ज्यादती है। मुझे दुनिया का कोई कानून बता दे कि 3 साल पहले 3900 कीमत थी, आज भी हर चीज की कीमत भी बढ़ गई, खाद, बीज हर चीज की, और आप इसको बाद कीमत जो है वो 2500 रुपए में इसको दे रहे हैं। आप जो बुनियादी बात है, ये ताजर लोग हैं और तजारत करना चाहते हैं, अपनी कंपनियां बना के उन कंपनियों को सपोर्ट करते हैं। फीड मिलें इनकी हैं, शुगर फ्लोर मिलें इनकी हैं। ये आज भी 2900 रुपए पे को खरीदी हुई गवर्नमेंट की जो खरीदी हुई गंदम है उसको 2900 रुपए पर फरोख्त कर रहे हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि ज़राअत खत्म हो जाए। ये एक वक्त था कि ये मेले ठेले लगते थे, गंदम घरों में आती थी, शादियाने बजते थे, शादियां होती थी और उनको खुशियां मनाई जाती थी। आज तो हर घर में थोड़ी बिठा दी हुई उन्होंने, जुल्म की इंतहा कर दी है। लेकिन नासिर साहब, वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज हैं, उनका ये कहना है कि किसान को नुकसान मैं नहीं होने दूंगी, और ये दावा हुकूमती दीगर सूबाई वज़रा भी कर रहे हैं। आप ये पहले उन्होंने मरियम नवाज ने ये कहा कि मैं एक दाना खरीदूंगी, आप गंदम लगाएं। जब किसान ने लगा दिया तो अब गंदम खरीद नहीं रहे। मुझे फैसला आपके हाथ में है कि आप फैसला करेंगे क्या करना है। अब सिर्फ किसानों को की बात कर रहे हैं। अब हमारे साथ जो इतने अटैच होते हैं, हमारा जो काम करने वाले लोग होते हैं, दीगर पेशे हैं, लोहार है, तरखान है, मोची है, नाई है, वो सब जो काम करने वाले, उन सबको बार्टर सिस्टम कहते हैं। हम गंदम देते हैं, गंदम इतने मन गंदम उसको मिलेगी, गंदम का मुआवजा उसको मिलेगा। अब जब उसको मुआवजा गंदम का जितना मिलेगा, उसको वो बाजार में उसी गंदम को बेच के जाएगा कीमत देने, तो कैसे उसको क्या मिलेगा। हम उसको 1.5 मन राशन देते हैं कि 1 महीने का, 1.5 मन। अब 1.5 मन में मुझे बताएं कि अब कैसे वो 2200 रुपए में फरोख्त करके आएगा। वो क्या इसे कहते हैं, गंजी नहाएगी क्या, तो जोड़ेगी क्या। इस गरीब आदमी को मार दिया है, किसान को मार दिया है पूरा। मुझे कोई बंदा बता दे इनके अपने अलावा कोई जो इनको सपोर्ट कर रहा हो। तो ये इंतहाई जुल्म हो रहा है। और किसान जो आपके ख्याल में किसान के साथ जी जुल्म हो रहा है? बहुत शुक्रिया नासिर जावेद घुमन साहब, आपने दिया। और ये इस मसले को जो रिजॉल्व करना चाहिए, हुकूमत का दावा तो है मसाइल को हल करेंगे, लेकिन असल में इन तमाम जो रहनुमा हैं इनसे भी बातचीत होनी चाहिए, स्टेक होल्डर से मिल के बैठ के मामला जो है वो तय होना चाहिए। किसान को किसी सूरत नुकसान नहीं जाना चाहिए। फिलहाल जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।